अक्सर हम सोचते हैं कि भारत की जाति व्यवस्था क्या ये हमेशा से इतनी ही कठोर थी, या फिर ये सिर्फ एक विचार था जो धीरे धीरे वक्त के साथ एक लोहे के पिंजरे में तब्दील हो गया। तो चलिए आज इस पिंजरे की कहानी को समझते हैं। ये बना कैसे, ये बदला कैसे और इसने भारतीय समाज को कैसे जकड़ लिया। इस सफर में हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि वर्ण और जाति में फर्क क्या है। फिर हम टाइम में थोड़ा पीछे चलेंगे, वैदिक काल में, और देखेंगे कि शुरुआत में ये कितना लचीला था। हम जानेंगे कि ये लोहे का पिंजरा आखिर बना कैसे, कैसे अंग्रेजों ने इसे और मजबूत किया, और आज की राजनीति में ये हमें कहाँ ले आया है। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने की सबसे पहली और सबसे जरूरी चाबी है 2 शब्दों के फर्क को जानना, वर्ण और जाति। सुनने में ये एक जैसे लग सकते हैं, पर इनकी हकीकत में जमीन आसमान का फर्क है। तो वर्ण क्या है? ये एक कह सकते हैं किताबी आइडिया है। समाज का 4 हिस्सों में बटा एक आदर्श ढांचा, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इसका मतलब ही होता है चुनना। लेकिन जाति वो है जमीनी हकीकत। ये हजारों समूह हैं जिनमें इंसान जन्म लेता है और जिनसे बाहर शादी करना आज भी मुश्किल होता है। तो सोचिए, एक तरफ है चुनने का आदर्श और दूसरी तरफ है जन्म की सच्चाई। चलिए अब थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, उस दौर में जब यह व्यवस्था इतनी सख्त बिल्कुल नहीं थी। ये एक ऐसी दुनिया थी जहां जन्म किसी की कहानी तय नहीं करता था, जहां चुनाव की गुंजाइश हुआ करती थी। कल्पना कीजिए, लगभग 1500 ईसा पूर्व का भारत। समाज घूमता फिरता पशुपालन पर निर्भर था, और मजे की बात यह है कि एक ही परिवार में कोई कवि हो सकता था तो उसका भाई एक योद्धा। आपका काम आपके जन्म से नहीं बल्कि आपके हुनर और चुनाव से तय होता था। और इसकी वजह पता है क्या थी? बिल्कुल सीधी साधी अर्थव्यवस्था। जैसा कि इतिहासकार आर.एस. शर्मा बताते हैं, उस समय समाज में इतनी ज्यादा अतिरिक्त दौलत थी ही नहीं कि कोई एक समूह आराम से बैठकर दूसरों पर राज कर सके। जब समाज में बहुत ज्यादा कुछ बांटने के लिए हुई ही नहीं, तो फिर इतने सख्त नियम कानून की जरूरत ही क्या थी? तो फिर ये 4 वर्णों का विचार आया कहां से? ये आता है ऋग्वेद के पुरुष सूक्त से। कल्पना कीजिए एक विराट पुरुष की, जिसके बलिदान से समाज बना। मुख से ब्राह्मण यानी शिक्षक, भुजाओं से क्षत्रिय यानी रक्षक, जांघों से वैश्य यानी व्यापारी, और पैरों से शूद्र यानी सेवक। यही वो कहानी है जिस पर यह पूरी व्यवस्था की नींव रखी गई है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या यह भजन हमेशा से ऋग्वेद का हिस्सा था? यह सवाल इतिहासकारों के बीच एक बड़ी बहस का केंद्र रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि बी.आर. अम्बेडकर जैसे कई विचारक ये मानते हैं कि ये कहानी मूल ऋग्वेद का हिस्सा थी ही नहीं। उनका तर्क है कि इसे बाद में जोड़ा गया ताकि एक ऐसे सामाजिक भेदभाव को सही ठहराया जा सके जो उस समय तक समाज में अपनी जड़ें जमा चुका था। तो सवाल यह है कि वो लचीला सा विचार एक लोहे का पिंजरा बना कैसे? जवाब छिपा है जमीन, दौलत और सियासत के बदलते खेल में। ये बदलाव कोई एक दिन में नहीं हुआ, ये हजारों सालों में धीरे धीरे हुआ। पहले खेतीबाड़ी से दौलत बढ़ी, फिर मनुस्मृति जैसे ग्रंथों ने समाज के लिए सख्त नियम कानून बना दिए, और बाद में जमीन के लेन देन ने हजारों नई जातियों को जन्म दिया, जिससे ये ढांचा और भी पेचीदा होता चला गया। हाँ, तो सारा खेल बदला खेती से। ज्यादा अनाज, इसका मतलब था ज्यादा दौलत, और इस दौलत को कंट्रोल कौन करेगा? इसके लिए ब्राह्मण और क्षत्रियों का गठजोड़ ताकतवर होता गया। उन्होंने जमीन और कर्मकांडों पर अपना नियंत्रण जमा लिया, और यहीं से शक्ति का समीकरण हमेशा के लिए बदल गया। और फिर आई मनुस्मृति, वो कानूनी किताब जिसने कह सकते हैं इस पिंजरे पर आखिरी ताला लगा दिया। इसने तय कर दिया कि कौन किससे शादी कर सकता है, किस गलती की क्या सजा होगी, और ये सब कुछ किसी के वर्ण पर निर्भर था। यहीं से ये व्यवस्था सचमुच एक लोहे का पिंजरा बन गई। अब कहानी में आते हैं अंग्रेज। हमें अक्सर लगता है कि उन्होंने इस व्यवस्था को तोड़ा होगा, पर हुआ इसका ठीक उल्टा। उन्होंने इस पिंजरे को तोड़ने की बजाय इस पर लोहे की एक और परत चढ़ा दी। एक साल जो सब कुछ बदल देता है, वो साल था 1901। इस साल को याद रखिएगा, क्योंकि इस साल हर्बर्ट होप रिस्ले के नेतृत्व में हुई जनगणना ने भारत में जाति की पहचान को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अंग्रेजों को हर चीज को नापने, तौलने और कैटेगरी में बांटने का जुनून था। उन्होंने भारत की हजारों जातियों को एक सिंगल लिस्ट में ऊपर से नीचे तक रैंक करने की कोशिश की,
और हद तो तब हो गई जब उन्होंने लोगों की नाक की चौड़ाई जैसी चीजें नापकर ये तय करना शुरू कर दिया कि कौन ऊंची आर्य नस्ल का है और कौन नीची द्रविड़ नस्ल का। ये बिल्कुल ही छद्म विज्ञान था। इसका असर क्या हुआ? जो जातियां पहले क्षेत्रीय थीं, जिनमें थोड़ा लचीलापन था, वो अब सरकारी कागजों में हमेशा के लिए पत्थर की लकीर बन गई। अंग्रेजों ने एक तरह से एक बहती हुई नदी को बर्फ में जमा दिया, उसे ऐसी सरकारी ताकत दे दी जो उसके पास पहले कभी नहीं थी। तो देश आजाद हुआ और आजाद भारत ने इस ऐतिहासिक अन्याय को मिटाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कानून बनाने से एक नया ही राजनीतिक विरोधाभास पैदा हो गया, जिसका सामना हम आज भी कर रहे हैं। संविधान में आर्टिकल 17 के जरिए छुआछूत को खत्म किया गया। आरक्षण की नीति लाई गई ताकि पिछड़े वर्गों को बराबरी का मौका मिल सके। लेकिन यहां एक अजीब विरोधाभास सामने आता है। एक तरफ लोकतंत्र ने जाति की दीवारों को कमजोर किया है, लेकिन दूसरी तरफ वोट बैंक की राजनीति ने जाति की पहचान को और भी ज्यादा मजबूत कर दिया है। शायद इसकी सबसे सटीक आलोचना डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने की थी, जब उन्होंने कहा, जाति सिर्फ श्रम का विभाजन नहीं है, ये श्रमिकों का विभाजन है। इसका मतलब है कि ये व्यवस्था सिर्फ ये तय नहीं करती कि कौन क्या काम करेगा, बल्कि ये इंसानों को एक दूसरे से हमेशा के लिए बांट देती है। तो देखिए, एक विचार से शुरू हुई कहानी आज एक लोहे का पिंजरा बन चुकी है। सवाल अभी वही है, जो पिंजरा समाज ने खुद बनाया है, क्या उससे बाहर निकलने का रास्ता भी वो खुद ढूंढ पाएगा? अगर इस विषय ने आपकी दिलचस्पी जगाई है और आप इसमें और गहराई से उतरना चाहते हैं, तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में इसके सोर्स डॉक्यूमेंट्स और कुछ प्रैक्टिस सवालों के लिंक दिए हैं। अपनी समझ को और बेहतर करने के लिए उन्हें जरूर देखिएगा।